हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं संजय राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों 20 प्रश्न ऐसे हैं जो अक्सर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन के पास। और दोस्तों क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक फैक्ट बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन के पास। दोस्तों आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति होती है। तो अनुच्छेद 146 के तहत, अनुच्छेद 147 के तहत, अनुच्छेद 148 के तहत, अनुच्छेद 149 के तहत। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति होती है। और भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। और दोस्तों नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा को कैग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कैग। दोस्तों नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा जिसे कैग कहते हैं, इसका प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 147 से अनुच्छेद 151 तक है, जो कि भाग 5 में निर्मित है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अनुच्छेद 149 के तहत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखा जोखा का कार्यभार संभालता है, यानी लेखा जोखा करता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है। दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 51। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51। दोस्तों अनुच्छेद 51 के तहत भारत की विदेशी नीति संबंधित है। और दोस्तों अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है। और दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो कि वर्तमान में 47 नंबर के शरद चंद्र बोबड़े हैं, जिन्हें बोबड़े कहते हैं। और दोस्तों भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों अनुच्छेद 51 जो कि भाग 4 में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और आयरलैंड के संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्पेन के संविधान से लिए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। दोस्तों हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था। 1956 में, 1967 में, 1970 में, 1975 में। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1970 में। दोस्तों 1970 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। दोस्तों मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। और दोस्तों आप मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। और जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है। दोस्तों मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 है। और मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए थे।
दोस्तों मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटाकर और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है जो कि अनुच्छेद 300 का में है। और दोस्तों संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति को अधिकार को हटाकर एक कानून अधिकार बना दिया गया था जो अनुच्छेद 300 का में आता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 30। तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। मूल संविधान में 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। और दोस्तों अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद में शामिल हैं। दोस्तों भारतीय संसद में शामिल हैं केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। दोस्तों अब बात करेंगे लोकसभा की। तो लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में दिया गया है, राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में दिया गया है और राष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल 52 से 62 तक दिया गया है। और दोस्तों संसद का वर्णन आर्टिकल 79 में दिया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं और यह तीनों चारों लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और संसद, दोस्तों यह तो संसद के अंतर्गत आते हैं तीनों। और दोस्तों संसद भाग 5 में है और भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? दोस्तों भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो संघीय विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी, विधि सचिव, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। दोस्तों भारतीय संविधान में भारत के महान्यायवादी का वर्णन आर्टिकल 76 में है जो कि भाग 5 में आता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी यानी अध्यक्ष थी? दोस्तों लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो सरोजिनी नायडू, सन्नी देवी, मीरा कुमार, रीता फारिया। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमार। दोस्तों मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं और लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन हैं। कौन दोस्तों? सुमित्रा महाजन हैं जो कि अभी बनी थी। इसके बाद लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष ओम बिरला हैं। दोस्तों रीता फारिया की बात करेंगी तो पहली महिला भारतीय हैं जो मिस वर्ल्ड बनी थी। और दोस्तों मिस वर्ल्ड 1966 में बनी थी। 6 भारतीय महिला हैं जो मिस वर्ल्ड बनी थी और 2 भारतीय महिला हैं जो मिस यूनिवर्स बनी थी। और दोस्तों मिस वर्ल्ड की शुरुआत 1951 से हुई थी और मिस वर्ल्ड की शुरुआत मिस यूनिवर्स की शुरुआत 1952 से हुई थी। तो दोस्तों और सरोजिनी नायडू की बात करेंगे दोस्तों तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल हैं और भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू भारतीय महिला पहली हैं जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 में और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। तो दोस्तों और एनी बेसेंट आयरलैंड की हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का अध्यक्ष है। दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है और उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह प्रश्न RRB 2008 में पूछा गया प्रश्न है।
तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। और दोस्तों लोकसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या 545 है, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन हैं और 543 पर चुनाव होते हैं। और दोस्तों 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत कहता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। दोस्तों किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, विधि विभाग का महासचिव। दोस्तों अटॉर्नी जनरल जिसे महान्यायवादी कहते हैं, यह भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, प्रथम विधि अधिकारी होता है। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडवोकेट जनरल, जिसे महाधिवक्ता कहते हैं, राज्य का महाधिवक्ता। और दोस्तों भारतीय संविधान में राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट का पद का वर्णन आर्टिकल 165 में है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और 165 जो कि भाग 6 में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, माफ़ी चाहता हूँ, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल। दोस्तों मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्या दोस्तों, राष्ट्रपति कहता है। और दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कहता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के व्ययों को नियंत्रण करने की शक्ति किस में निहित होती है। दोस्तों केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किस में निहित होती है। तो संसद में, राष्ट्रपति में, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक में, केंद्रीय वित्त मंत्री में। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक में। दोस्तों केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक में होती है। दोस्तों नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक जिसे क्या कहते हैं, इसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 147 से 151 तक है, जो कि भाग 5 में आता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं। दोस्तों लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं। तो 20 सदस्य, 22 सदस्य, 28 सदस्य, 30 सदस्य। तो दोस्तों लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने दोस्तों, 22 सदस्य। और दोस्तों प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। कितने दोस्तों, 30 सदस्य होते हैं। दोस्तों लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं, और टोटल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। तो दोस्तों और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। तो 1984 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। दोस्तों भारतीय संविधान में किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में। दोस्तों भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक तथ्य हैं। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 5 में, जो कि भाग अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक वर्णित है। और दोस्तों संघीय न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान में आर्टिकल 124 से 146 तक है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो 18 उच्च न्यायालय, 21 उच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालय, 28 उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 उच्च न्यायालय। दोस्तों भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। तो एक तो होता ही कि सर्वोच्च न्यायालय,
दोस्तों इस 25 उच्च न्यायालय में से 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में बना था। कहाँ दोस्तों? आंध्र प्रदेश में 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में बना था। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कोट्टयम, कोच्चि, एर्नाकुलम, त्रिवेंद्रम। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एर्नाकुलम में। दोस्तों केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। वह भी एर्नाकुलम, केरल की उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में ही लक्षद्वीप का आता है दोस्तों केस वगैरह। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? दोस्तों भारत में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत की संसद के पास, भारत का राष्ट्रपति के पास, केंद्रीय विधि मंत्रालय के पास, भारत का मुख्य न्यायाधीश के पास। दोस्तों यह प्रश्न RRB 2009 में पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत की संसद के पास। दोस्तों भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार केवल भारत की संसद को है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश है। दोस्तों टोटल 34 हैं। और दोस्तों वर्तमान में 47वें नंबर के क्रम के शरद चंद्र बोबड़े हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? दोस्तों किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, नंदिनी सतपथी, सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों अभी हमने क्वेश्चन आगे जिक्र किया कि सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। और दोस्तों इसमें पूछा गया कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी जो कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित की बात करेंगे तो 1935 में भारत की ओर से भारतीय दूसरी महिला हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट जो कि 1917 में बनी थी। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय महिला कौन है जो अध्यक्ष बनी थी? तो दोस्तों पहली महिला भारतीय सरोजिनी नायडू है जो कि 1925 में बनी थी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला बनी थी। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों द्विसदनात्मक विधानमंडल का मतलब है कि विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। तो दोस्तों महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसमें विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। दोस्तों वर्तमान में विधान परिषद 6 राज्यों में है। और दोस्तों 6 राज्यों की ट्रैक है कमबात, कुंबात। तो दोस्तों का से हो जाए कर्नाटक, ई से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, माँ से हो जाए महाराष्ट्र, बी से हो जाएगा बिहार, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश और टी से हो जाएगा तेलंगाना। तो दोस्तों 6 राज्यों में विधान परिषद सीटें हैं। और द्विसदनात्मक विधानमंडल का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो दोस्तों इस ऑप्शन में महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। और दोस्तों महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीटों की संख्या थी 78। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन फॉर यू, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? दोस्तों संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में और 10वीं अनुसूची में। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आज तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया।